हेलो फ्रेंड्स, एम्पावरिंग सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूँ पर्यावरण का वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक जो है पर्यावरण का दूसरा टॉपिक है। इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, लेकिन डिस्कशन में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है क्योंकि सभी प्रश्न जो है कंसेप्ट पे बेस है। बिना कंसेप्ट समझे ये प्रश्न जो है समझ में नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपकी समझ बन जाएगी और इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप डील कर दे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो रीजन और असर्शन पे है, कथन और कारण पे है। तो इसमें लिखा है जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो एक ओपन सिस्टम होता है, इसका उदाहरण है ये। कारण दिया है जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो आंसर इसका जो है सी होगा। पहली बात तो सही है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक ओपन सिस्टम होता है और इसका ये एग्जाम्पल है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में जो ओपन सिस्टम होता है उसमें नए पदार्थों का निवेश हो सकता है और ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो निवेश नहीं हो सकता ये बात गलत लिखी है, निवेश हो सकता है। अब इसको एक्सप्लेन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश यानी कि कंटिन्यूअस इनपुट तथा उससे बहिर्गमन होता रहता है। जब तक पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक नियंत्रक कारकों में अव्यवस्था नहीं होती, पारिस्थितिकी तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर समय स्थित में होता है। स्थिर समय स्थित से मतलब होता है होम्योस्टेटिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है जलतंत्र, घास का मैदान, वर्षावन और फसली भूमि। तो इसमें पूछा गया है कि जो बायोस्फीयर होता है, जो बायोम है, वो मानव जनित कौन सा है? तो मानव जनित है फसली भूमि। इसको चार्ट में देखते हैं तो आपको बायोम पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय है और मानवीकृत है। स्थलीय में है वन, घास स्थल और मरुस्थल, जबकि जलीय में दो होते हैं, एक लवड़ी होता है, दूसरा अलवड़ी होता है। अलवड़ी से मतलब जिसमें जो है सादा पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, जैसे तालाब है, झील है, झरना है, इसमें नमक नहीं होता। ठीक है। लवड़ी जल कौन सा है? जैसे लवड़ी झील होती है, ज्वार नदमुख होते हैं और समुद्र होते हैं, इसमें लवड़ी होता है। तो दो तरीके से जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। फिर तीसरा है मानवीकृत। मानवीकृत कौन सा है? जैसे कृषि है, खेत है, खेत खलियान, ये मानवीकृत का उदाहरण है। एक्वेरियम जो है ये भी मानवीकृत इकोसिस्टम का उदाहरण है। और अंतरिक्षयान जो है ये भी अंतरिक्षयान में जो बनाते हैं उसमें भी जो है ये मानवीकृत इकोसिस्टम होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इस चित्र को देखने के बाद कुछ कंटेंट और जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठकों से होती है, मतलब 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ऊर्जा संगठक, दूसरा होता है जैविक बायोम संगठक और तीसरा होता है अजैविक या भौतिक संगठक। तो ये ऊपर जो चार्ट आप देखेंगे उसके बाद जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक प्रश्न पहले नंबर पे आया था, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, जो रीजन असर्शन में आया था उसको देखिए एक लाइन में यहाँ बता दिया गया है। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये कंटेंट आप याद रखें, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम है, उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा टिकाऊ कहलाएगी, उसके कई नाम हैं।
तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टिकाऊ है वो है संक्रमिका यानी कि इकोटोन। इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी हिंदी में देता है कभी अंग्रेजी में देता है। तो इकोटोन, संक्रमिका को इकोटोन कहते हैं, अनुक्रम को सक्सेशन कहते हैं और चरम अवस्था को क्लाइमेक्स कहते हैं और क्रमिकी को सिरल कहते हैं। ठीक है, ये जो है 2002 में पूछा गया है मेंस में। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ये हो गई आपकी पर्यावरण की परिभाषा कि पृथ्वी में पाई जाने वाली जो है भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो समूह चारों ओर है हमारे, वह सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों जो है कंपोनेंट आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको पर्यावरण का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इकोटोन की एक इमेज अभी आगे देखेंगे कि इकोटोन कैसे बनता है। ये देखिए, एक तरफ है समुदाय और जंगल, दूसरा है समुदाय और घास स्थल, इसके बीचों बीच है इकोटोन, यानी कि यहाँ पे मानवीय गतिविधि नहीं है। जहाँ समुदाय होगा और घास स्थल होगा वहाँ जानवर चरेंगे, मानवीय गतिविधियाँ होंगी तो वो चीज़ प्रभावित होगी तो जल्दी नष्ट होने की संभावना होगी। जहाँ समुदाय है वहाँ जंगल है, वहाँ वो लोग लकड़ियों को इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है मानवीय गतिविधियाँ वहाँ भी होंगी। लेकिन इकोटोन एक ऐसा एरिया है जहाँ मानवीय गतिविधियाँ सबसे कम हो रही हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे ज़्यादा टिकाऊ होगा। यही चीज़ है पारतंत्र में इकोटोन की ये स्थिति को बताता है, इसलिए वो ज़्यादा लंबा टिकाऊ होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसमें जीवोम है, पोषण स्तर है, चरम अवस्था है और अनुक्रमण है। ठीक है, तो ये जो एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखते हैं कि इसको जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकें। अनुक्रमण को अंग्रेजी में सक्सेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं, लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय या इकोलॉजिकल कम्युनिटी के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कुछ दशक से लेकर लाखों वर्षों का समय लग सकता है। यह कार्य शुरू में समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ पौधों और पशुओं और जानवरों में शुरू होता है और धीरे धीरे विविधता और जटिलता बढ़ती जाती है। इसको याद रखिएगा, विविधता और जटिलता बढ़ती जाती है, ये एक आगे क्वेश्चन सेपरेट बन जाएगा। ठीक है, और तब तक जारी रहती है जब तक कि चरम अवस्था अर्थात स्थायित्व व शाश्वतता यानी कि सेल्फ परचुपुएटिंग न हो जाए। आप ढंग से पढ़ लीजिएगा इसको, कभी कभी बोलने में प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है। अब देखते हैं 20वां नंबर। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। तो यूनेस्को ने कई जो है बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता प्राप्त की है, लगभग वो 9 हैं। इसमें उनमें से 2 दिए गए हैं, वो है नीलगिरी जैवमंडल को और नंदा देवी जैवमंडल को। आगे इसका चार्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन और देखते हैं आगे। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी तक केवल 9 हैं, जैसे नीलगिरी जिसको 2000 में मान्यता दी गई, मन्नार की खाड़ी 2001 में दी गई, सुंदरबन को 2001 में दी गई, नंदा देवी को 2004 में दी गई, नोक रेक को 2009 में दी गई, पंचमढ़ी को 2009 में दी गई, सिमलीपाल को 2009 में दी गई, अचानक मार जो अमरकंटक में है उसको 2012 में दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व विश्व सूची में शामिल किया गया। आगे सूची भी दी गई है, आप उस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। और इसको भी याद रखना है कि कौन कहाँ है, नीलगिरी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, सुंदरबन का कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है। तो आगे जब प्रश्न आएगा तो उसको डिस्कस कर देंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये बायोमंडल रिजर्व हैं, इसमें से जो है 10 नाम दे दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा
नए जो हैं अचानक मार अमरकंटक है और उसके बाद जो है ग्रेट निकोबार है, इनको शामिल किया गया है यूनेस्को ने। अब एक प्रश्न और आता है, इस पूरी लिस्ट को आप याद रखिए कौन कौन से जैवमंडल रिजर्व हैं। जैसे पन्ना है, शेषाचलम है, शीत रेगिस्तान है, कच्छ है, सुंदरबन का डेल्टा है, सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, पंचमढ़ी जो एमपी में है, नोकरेक, नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, कंचनजंगा, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सैखोवा, दिहांग, दिबांग, अगस्त मलाई, अचानक मार, अमरकंटक, ये सब आपको याद रखने हैं। इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं या जैवमंडल रिजर्व हैं, उनके नाम पूछ लेता है। अब एक प्रश्न और आया था, MAB क्या है? तो देखिए, यूनेस्को ने MAB कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की एक सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम जो है MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वो आपने ऊपर वाला देखा, MAB, वही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया है। RAS RTS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 1972 का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन सही आंसर है 1971। 1971 में यूनेस्को ने मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंध को औपचारिक रूप देने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को मैन और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम या MAB भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। ये चीज हो गई है, आप इसको ढंग से देख लीजिएगा। कंचनजंगा जो है 2018 का सबसे नवीनतम है। अब देखिए, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो आनुवांशिक विविधता के कारण, और इसको और आगे 24 नंबर क्वेश्चन पे एक्सप्लेन भी कर देंगे। फिलहाल आप याद रखिए, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विभिन्नता के कारण। अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है, यानी कि जैविक जो सक्सेशन है वो किस तरीके से काम करता है? तो इसका सही आंसर है नग्नीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही अनुक्रम है नग्नीकरण, न्यूडेशन, प्रवास, माइग्रेशन, अस्थापना, स्केसिस, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। अब आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। अब ये देखिए, चरण अगर आप याद रखेंगे तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या क्या चरण हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको याद रख लीजिए। इसका ऑप्शन है A 2, 1, 3, 4, यानी कि पहले छेड़ता आएगा, उसके बाद आक्रमण आएगा, उसके बाद प्रतिस्पर्धा आएगा और उसके बाद स्थानांतरण आएगा। तो इसको याद कर लीजिए, ये रिपीट भी हो सकता है। लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय या इकोलॉजिकल कम्युनिटी के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम या इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया में कुछ दशक से लेकर लाखों वर्षों तक समय लग सकता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा डाल दिया था। आगे चलते हैं। प्रतिशतता के आधार पे, यानी कि परसेंटेज के आधार पे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? ये प्रश्न कई बार आता है और कई पैटर्न पे आता है, इसलिए इसके चार्ट को आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है 20.95%, फिर ऑर्गन पाई जाती है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.38%। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, वो नाइट्रोजन वाला ऑप्शन हटा के ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इनका सीरियल पूछ लेता है, या कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और मीथेन में पूछ लेता है। इसलिए इसको आपको पूरा ही चार्ट याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये आपके जो है 16 से 26 तक 10 प्रश्न कर दिए हैं विद एग्जाम्पल। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।